जब भारत बुद्धमय था तो कर्मकांड नहीं था, अंधविश्वास नहीं था, घरों में ताले नहीं लगते थे, चोरी नहीं होती थी, लोग हेल्थ को लेकर बहुत सजग थे। बुद्ध ने खुद कहा धरती पर कोई भगवान नहीं है। लेकिन मैं समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर जो हम लोग दिल्ली में बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वो गांव तक पहुंच रहा है कि नहीं, और देश के सभी गांव में पहुंच रहा है कि नहीं। तो आज अशोका विजयदशमी है, सम्राट अशोक की विजयदशमी है। इसकी सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अगर सब लोग हिंदी समझते हैं क्या? सारे लोग हिंदी समझते हैं। हम ही लोग बदकिस्मत है कि पंजाबी नहीं जानते। हिंदी वालों की प्रॉब्लम है कि हम लोग दूसरी भाषा नहीं जानते हैं, हिंदी में ही लगे रहते हैं। लेकिन जो दूसरी भाषा वाले लोग हैं, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, वो अपनी भाषा भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। तो वो ज़्यादा राष्ट्रवादी हैं। हिंदी वाले कम राष्ट्रवादी हैं, वो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं। देखिए, ये सब बातें बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें लोगों पर थोपी जा रही है। जैसे भाषा थोपी जा रही है कि आप हिंदी नहीं बोल रहे हैं तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, अगर आप हिंदू नहीं हैं तो राष्ट्रवादी नहीं है, ये भी चल रहा है। इस देश में पैदा होने वाला हर नागरिक जो है वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी है और हम सबका देश है ये। और सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों का देश है और हर नागरिक इस देश का राष्ट्रवादी है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे ना कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और तुम नहीं हो, तो मैं क्या बोलूँ? उसको कहिए कि तुम इसका जो राष्ट्रवादी क्लेम करे ना, समझिए उसको उस पर शक कीजिए। डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो मरीज है। जो दावा करे कि मैं राष्ट्रवादी हूं, इसका मतलब है कि उसमें कहीं प्रॉब्लम है। तो खैर, आजकल बहुत राष्ट्रवादी का खेल चल रहा है, इसलिए कह रहा था। अब मैं आता हूं अशोक विजयदशमी पर। सोचिए, पूरी दुनिया में, पंजाब के लोग तो ऐसे भी पूरी दुनिया में रहते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अब किसान जाति के लोग अब जाने लगे हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा है जहां पंजाब के लोग ने अपना झंडा नहीं गाड़ा है? और वहां जब आप जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। भारत की पहचान क्या है? बुद्धमय भारत की पहचान है। अभी मुकेश अंबानी की पत्नी को मैं सुन रहा था, कहीं गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब क्या कहते हैं? बुद्ध की धरती से आए हैं। तो वही आज सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को फैलाया, उन्हीं के विजयदशमी को हम लोग मना रहे हैं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, अपने ही धरती पर, अपने ही देश में बुद्धिज्म कैसे खत्म हुआ? खत्म हुआ नहीं, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई और इसको खत्म कर दिया गया। ऐतिहासिक विषयों पर तो प्रोफेसर रतन लाल आपको प्रकाश डालेंगे, मैं तो पत्रकार के तौर पर टूटी फूटी भाषा में बताऊंगा। भारत बुद्धमय भारत था, हम सब बुद्धिस्ट हैं, बुद्धमय थे। एक बड़ी चोरी हुई। पहले मैं बताता हूं कि बुद्धमय था तो क्या था। जब भारत बुद्धमय था तो कर्मकांड नहीं था, अंधविश्वास नहीं था, घरों में ताले नहीं लगते थे, चोरी नहीं होती थी, लोग हेल्थ को लेकर बहुत सजग थे। बुद्ध ने कहा था कि 3 चीजें जीवन में बहुत जरूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकेंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप और थर्ड प्रायोरिटी इज वेल्थ। मतलब पहला मानव होना, अच्छा मानव होना, रिश्ते अच्छा रखना। दूसरा अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो, धन संपत्ति। और ये भारत था। भारत सोने की चिड़िया थी। भारत विश्व गुरु था, ज्ञान का केंद्र था। हमारे पास तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। घरों में ताले नहीं लगते थे। सोचिए, सम्राट अशोक का भारत, बुद्धमय भारत ऐसा था कि जिस सिकंदर ने इसी पंजाब के तरफ से आके हमला किया था, उसके 2 पीढ़ी बाद सम्राट अशोक ने वहां दवाइयां बंटवाई, यूनान में, ग्रीस में। ऐसा था बुद्धमय भारत, जहां महिलाओं को हक था, जहां सबको बराबरी का हक था, घर में दरवाजे नहीं लगते थे। और बुद्धमय भारत जो था वो अंधविश्वास, कर्मकांड, ठग, चोरी से दूर था और वहां घर में ताले नहीं लगते थे। यह था बुद्धमय भारत। इसलिए हम उस व्यवस्था पर गर्व करते हैं। इससे कोई अच्छा व्यवस्था है? हिंसा नहीं थी, सबसे बड़ी बात है। बुद्ध ने घर नहीं छोड़ा था।
पढ़िए आप लोग राजेंद्र प्रसाद सिंह को। बुद्ध का देश निकाला हुआ था, एक दो राज्यों में युद्ध था, बुद्ध ने पंचायत की, कहा कि युद्ध नहीं होगा। अगले राजा ने कुछ दिन बाद उस पंचायत की बात नहीं मानी और हमला कर दिया। पंचायत हुई कि बुद्ध की वजह से हमला हुआ, उनको देश निकाल दिया गया। बाद में वो हमला रुक गया। बुद्ध को कहा गया कि अब हमला रुक गया है, आप जा सकते हैं घर। बुद्ध ने कहा नहीं जाऊंगा, अब दुनिया घूमूंगा, देखूंगा, थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं उसका निवारण करूंगा। और उसके बाद बुद्ध ने वो हम लोग उसी, हमें थोड़ा प्राउड भी है, मैं उसी मगध से आता हूं, वहीं पैदा हुआ हूं वैशाली में, जहां बुद्ध का पूरा कार्यक्षेत्र रहा, जो मगध का सम्राट था। तो सोचिए बुद्ध में भारत क्यों जरूरी है? क्योंकि गैर बराबरी नहीं है, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं था, इंसान इंसान को प्यार करता था। और उन्हीं सब बातों को कबीर, रविदास महाराज ने, गुरु नानक साहब ने और तमाम महापुरुषों ने, घासीदास ने आगे बढ़ाया। और आज सोचिए कितनी बड़ी इतिहास की चोरी हुई है कि आज लोग, हमारा बुद्ध विहार धरती के नीचे मिलता है और लोग आज नए नए अपने मकान बनाते हैं, नए नए अपने मंदिर बनाते हैं और लिखते हैं प्राचीन मंदिर। किताब लिखते हैं प्राचीन किताब। अरे नया किताब लिखोगे तो उसको पुराना कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि कुछ छुपाया जा रहा है। बुद्ध में भारत था तो हमारे पास तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। हमारे यहाँ साइंस की पढ़ाई थी, विज्ञान की पढ़ाई थी, शल्य चिकित्सा की पढ़ाई थी, सर्जरी जिसको कहते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई होती थी खगोल शास्त्र की। और हमारे यहाँ जो भंते होते थे वो मेहनत कश होते थे, वो उतनी ही भिक्षा लेते थे जितना उनका भोजन चले, और सब काम करते थे। जो किसान होते थे, दूध निकालते थे, बैल जोतते थे। सबसे पहले दुनिया में बुद्ध ने कहा, उस समय सभ्यताएं इतनी विकसित नहीं हुई थी, आलू गोभी भिंडी चावल दाल की खोज नहीं हुई थी। उस समय जो भोजन था वो शिकार करते थे लोग, भोजन करते थे। बाद में जब सभ्यताएं विकसित हुई, हम लोग महलों में रहते थे, हमारे बाप दादा झोपड़ी में नहीं रहते थे। जब बुद्ध में भारत था तो हमारे पास बाथरूम था, हमारे पास टॉयलेट था। जब बुद्ध में भारत था तो हमारे पास शानदार रहने के घर थे, बिजनेस था, हम अमीर थे, हम सुखी थे, संपन्न थे। और सुखी संपन्न होने के बावजूद हम लोग कर्तव्यनिष्ठ थे, हम लोग शीलवान थे। बुद्ध ने जो पंचशील का सिद्धांत दिया, उन्होंने कभी किसी राजा को ज्ञान दिया, प्रजा के पास नहीं जाते थे। जिस देश का राजा शीलवान होगा, चरित्रवान होगा, वो देश खुद चरित्रवान होगा, शीलवान होगा। और उस समय ये जो 1,000 शादी, 2,000 शादी करने की जो प्रथा है, वो जब बुद्ध में भारत की समाप्ति हुई, जब आक्रांताओं ने, दुनिया भर के देश विदेशियों ने हम पर हमला किया, तब जाकर ये सब परंपरा शुरू हुई। नहीं तो बुद्ध के समय, जब बुद्ध में भारत था, तो यहाँ का राजा उत्तरदायित्व होता था जनता के प्रति, आचरणशील होता था, और उसको अपने जीवन में शीलवान होना होता था, चरित्रवान होना पड़ता था। इसलिए हम लोग को गर्व है कि हम लोग बुद्ध में भारत के हिस्सा हैं। पूरी दुनिया में जब सभ्यताएं नहीं विकास कर रही थी, 3 ही सभ्यताएं थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया। उस समय भारत की सभ्यता अमीरों की सभ्यता थी, व्यापारियों की सभ्यता थी, अमीरी थी, खुशहाली थी। और इन सब के बाद भेदभाव नहीं था, भाईचारा था, घरों में ताले नहीं लगते थे। फिर क्या हुआ? आए कुछ लोग, धोखा दिया, कब्जा कर लिया, और क्या किया? जातियां बना दी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव शुरू कर दिया, महिला पुरुष के नाम पर भेदभाव शुरू कर दिया। और ये चल रहा है 2000 सालों से, हम लोग उसको भोग रहे हैं, झेल रहे हैं। लेकिन 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब ने कबीर साहब की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की और पेरियार साहब की, फूले साहब की लड़ाई को आगे बढ़ाया। और उन्होंने कहा कि हमको फिर से बुद्ध में भारत होना पड़ेगा। और आज जरूरी इसलिए है बुद्ध में भारत की कि आज इस देश के 90% लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। आप, हमारे पास हाथी था, आज क्या है उस पर भी बात करनी पड़ेगी। जब बुद्ध में भारत था तो मैंने बताया क्या है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के 90% लोगों को जाति के नाम पर गुलाम बना लिया गया।
कोई राजा आया ऐसा पेशवा, उसने गुलाम बना दिया, हांडी और झाड़ू लटका दिए, हमें शूद्र और अछूत बना दिया। इसका फिर उद्धार किया बाबा साहब ने, हमें संविधान दिया और वोट का अधिकार दिया। और अब जो बुद्ध में भारत होगा वो उसी वोट के अधिकार से होगा। इसलिए आप सबको अब सजग रहना पड़ेगा। अब कोई सम्राट अशोक नहीं आएंगे, अब कोई बुद्ध नहीं आएंगे, कोई डॉक्टर अंबेडकर नहीं आएंगे, फूले नहीं आएंगे, पेरियार नहीं आएंगे, कोई कबीर नहीं आएंगे। अब आप ही सब में से किसी को फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब के विचारों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, आपके नस्लों की लड़ाई है। और यकीन मानिए अब जो स्थिति है इस देश में संविधान लागू होने के बाद, अब कोई मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो गरीब है, रिक्शा चला रहा है, भूखा है, नंगा है, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। आप ड्राइवर बन जाइए, आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, मजदूरी कीजिए, हो सकता है वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे। अब आपके बच्चों के साथ, आपके साथ तब जातिवाद होगा, तब भेदभाव होगा, तब आपका शोषण होगा जब आप पावर सेंटर्स में जाएंगे, आप मीडिया में जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जज बनेंगे, चपरासी बनेंगे, क्लर्क बनेंगे। बताइए यहाँ कितने नौकरी पेशा लोग हैं, हाथ उठाइए जो नौकरी कर रहे हो। सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं यहाँ? अरे 2-4 लोग तो होंगे। अपने सीने पर हाथ रख के बताओ, क्या आप सम्मान से नौकरी कर पा रहे हो? रोज आपको फंसाया जाता है। इस देश के SC, ST, OBC और किसानों को रोज कभी CBI, कभी इनकम टैक्स, कभी विजिलेंस, तमाम तरह की धमकी। वो आरक्षण से नौकरी मिल जाता है आसानी से, आप नौकरी कर नहीं पा रहे हैं सम्मान से। क्यों? जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब जो जातिवाद के शिकार है वो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, जो विदेश जाना चाह रहा है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, उसकी जाति देखी जाती है और आपके साथ परेशानी पैदा किया जाता है। और इन सब का एक ही रास्ता है कि आपको अपना नेता सड़क का चुनना पड़ेगा, एकजुट होकर वोट का अधिकार समझना पड़ेगा। और वोट के अधिकार से अगर आप नहीं सत्ता में भागीदारी करेंगे तो माफ कीजिएगा, अब बुद्ध भी नहीं आएंगे, क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं मार्ग बता सकता हूं, मैं तुम्हें चल के नहीं दिखा सकता हूं, मार्ग बता रहा हूं, चलना तुम्हें पड़ेगा। बुद्ध एक इंसान थे, हर आदमी पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मर गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। बुद्ध ने खुद कहा है धरती पर कोई भगवान नहीं है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और नहीं लीजिएगा तो जलालत, लाचारी, बेबसी और अत्याचार सहने के लिए तैयार रहिए। जिस दिन हर इंसान, बहुजन समाज खासकर जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो बुद्ध की तरह, फूले की तरह, पेरियार की तरह, बाबा साहब की तरह, तमाम ऐसे महापुरुष हैं, बहुत सारे पंजाब से भी होंगे, मैं नाम नहीं जानता हूं। अगर आपने उनके तरह चलना नहीं शुरू किया, अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं शुरू की, तो मैं जानता हूं इस देश के 90% जिनको बाबा साहब ने SC, ST, OBC या किसान कहा है, उनकी हालत क्या है। उनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, गाड़ी नहीं है, बिजनेस नहीं है, शहर में जमीन नहीं है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, मीडिया नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, और आपको ठगने के लिए आपके जाति का एक नेता खड़ा कर दिया जाता है और आप खुश हो जाते हैं। अब आप सान लीजिए, संपत्ति बहुत कम है। इस देश के 90% संसाधन, पैसा, संपत्ति पर 10% लोगों का कब्जा है, और वो कब्जा छूटेगा नहीं जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे। और जब तक 90% लोग एकजुट नहीं होंगे, वोट की ताकत से अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, आप लाचार, बेबस, गरीब बने रहेंगे। इसी तरह से हम लोग बैठेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक हम सब अपनी अपनी लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। और हम सब की जिम्मेदारी है कि उन लोगों का जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो शिक्षा से दूर कर दिए गए हैं, पैसा से दूर कर दिए गए हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उनका हाथ थामना पड़ेगा। और नहीं थामिएगा तो आज आपको लगता है कि हमारे सर पर कपड़ा है, आज हम नौकरी में हैं, कल आपकी बारी आएगी। इसलिए अभी वक्त है, बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलिए और उन लोगों का हाथ थामिए जिनके साथ अत्याचार हुआ है, तभी आप भी बच पाएंगे। इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से बुद्ध ने कहा, सोचिए बुद्ध एक राजा के घर में पैदा हुए थे, अगर वो चाहते तो राजा बन जाते। कौन जानता, लुम्बिनी जानता, लुम्बिनी के राजा होते।
लेकिन बुद्ध ने क्या किया? धम्मपद अपनाया। आज पूरी दुनिया जानती है, सीधा सा रास्ता है। प्रोफेसर रतनलाल हमेशा कहते हैं, अपना घर चलाओगे, अपना पेट पालोगे, अगर अमीर भी हो जाओगे तो तुम्हारा घर परिवार समाज के अलावा कोई नहीं जान पाएगा। और अगर बाबा साहब के रास्ते पर, बुद्ध के रास्ते पर चलोगे तो पूरी दुनिया आपको जानेगा। आपको तय करना है कि आपको कैसे जीना है। मैं लास्ट लाइन कहूंगा, बाबा साहब की जो लाइन है, जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। और बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में अगर रहना है तो अन्याय के खिलाफ खड़ा होइए। और बाबा साहब ने जो हमें संघर्ष करके, आज विजयदशमी है, अशोका विजयदशमी, बाबा साहब की जो सपना था संसद की ओर चलो, हम सब की जिम्मेदारी है कि आज सब लोग तय कीजिए। इतने लोग हैं, हर लोग, कोई हंसे, गाली दे, आपको इग्नोर करे, अपने सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक हकों के लिए लोगों को समझाइए। 2 घंटा रोज निकालिए और लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचाइए। और अंत में टीवी अखबार देखना बंद कीजिए। ये मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, ये आपके दुश्मन हैं जो आपके अधिकारों के खिलाफ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।